जय हिंद साथियों। मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको 12वीं बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे गए इतिहास के जो प्रश्न है उसका हम लोग क्या करेंगे, आपको विश्लेषण करेंगे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या किए थे कि आपको इससे पहले भी 2 क्लास जो थे वो किए थे और आज इस टॉपिक का जो है तीसरा क्लास है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसे आप देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है समझिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझते हैं कि क्या कह रहा है, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, कह रहा है कि जजिया किससे लिया जाता था। ऑप्शन ए कह रहा है आपको व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, जिम्मियों से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिम्मियों से। अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि बताइए जजिया किससे लिया जाता था तो आप क्या कहेंगे, तो वह हो जाएगा आपको जिम्मियों से, ठीक है ना। तो यहाँ से जजिया कर से संबंधित कुछ बातें आपको जान लेना चाहिए। जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लागू किया था, ठीक है ना। यानी कि एक प्रश्न आएगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर जो लागू किया था वो कौन किया था। तो देखिए, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर जो लागू किया था वो आपको फिरोज शाह तुगलक ने कौन लागू किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक चीज अगला आएगा, क्या जानते हैं कि जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त कर दिया था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, तो जजिया कर को अकबर ने 1564 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1564 ईस्वी में क्या कर दिया कि आपको समाप्त कर दिया था। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त किया था तो क्या कहेंगे जानते हैं, 1564 ईस्वी में। तो याद रखना है कि जजिया कर को जो समाप्त कर दिया था अकबर ने कब, तो क्या कहेंगे, 1564 में। फिर यहाँ से एक बात आती है, अगला क्या जानते हैं कि जजिया कर पुनः जो था किस मुगल बादशाह ने लागू किया था। तो देखिए, जजिया कर को 1679 में पुनः जो लागू करता है वो आपको औरंगजेब करता है। कौन करता है, औरंगजेब। तो देखिए, तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। और ये जो औरंगजेब है साथियों, याद रखिएगा, इसे हम लोग आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आलमगीर के नाम से जानते हैं। इसके अलावे इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिंदा पीर भी। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए जिंदा पीर किसे कहा जाता है तो आप क्या कहोगे, औरंगजेब को, ठीक है ना। इसके अलावा आलमगीर किसे कहा जाता है तो क्या कहेंगे, औरंगजेब को। और इसी औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में क्या किया था कि आपको पुनः जजिया कर को क्या किया था कि आपको लागू किया था। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि पुनः जजिया कर किसने लागू किया था तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो वह आपको औरंगजेब ने लागू किया था। ऐसे प्रश्नों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और भारत में सबसे पहले जो जजिया कर लागू करता है वो आपको मोहम्मद बिन कासिम लागू करता। और मोहम्मद बिन कासिम था कौन, तो आप याद रखेंगे, यह आपको भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम क्या था कि आपको आक्रमणकारी था। तो इन चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो ये जो 41 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो आपको डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिल्ली किस नदी के किनारे जो है वह आपको स्थित है। तो देखिए, तो दिल्ली जो है ना वो आपको यमुना नदी के किनारे स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको सही है। क्या है, सही है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि बताइए कि दिल्ली में ही आपको शाहजहानाबाद नगर को जो स्थापित किया था वो कौन किया था। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं दिल्ली, ठीक है ना, यहीं पर आपको शाहजहानाबाद नगर को जो स्थापित किया था वो आपको शाहजहां ने, कौन स्थापित किया था, शाहजहां ने। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो शाहजहानाबाद नगर जो बना था वो आपको कब बना था जानते हैं, तो आपको 1648 ईस्वी में। तो इन चीजों को भी अच्छे से याद रखना है। और ये जो मुगल बादशाह शाहजहां है वो क्या किया था कि शाहजहानाबाद राजधानी जो था वो आपको बाद में लेकर आया था आगरा से। तो इन चीजों को भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से दिल्ली आई, तो दिल्ली से एक चीज याद रखिएगा कि दिल्ली में जो है आपको इंडिया गेट, क्या है, इंडिया गेट, ठीक है ना। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इंडिया गेट कहाँ है, क्या कहोगे, दिल्ली में। इसके अलावा आपको कनॉट पैलेस, क्या है, कनॉट पैलेस, यह कहाँ है, तो दिल्ली में। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा यहाँ से, लाल किला, क्या है, लाल किला। ये सभी इमारत जो आप देख रहे हैं ये सभी के सभी जो है वो आपको कहाँ है, वो आपको दिल्ली में, कहाँ है, दिल्ली में। तो कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में इस सबसे भी जो होते हैं वो आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि शाहजहानाबाद नगर को किसने बसाया था, तो आपको शाहजहां ने किस नदी के तट पर बसाया था। तो याद रखिएगा, शाहजहानाबाद जो है वो आपको यमुना नदी के तट पर क्या किया गया था कि आपको बसाया गया था, किसके द्वारा, तो शाहजहां के द्वारा। शाहजहां जो था वो आपको एक मुगल बादशाह था और इसके समय में स्थापत्य कला का काफी ज्यादा क्या हुआ था कि आपको
विकास हुआ था। तो याद रखिएगा कि शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का क्या हुआ था कि आपको बहुत ज्यादा विकास हुआ था। तो ये जो देख रहे हैं आप 42 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको बी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप क्या कहोगे, तो वह आपको यमुना नदी के तट पर जो है वो आपको क्या है, स्थित है। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। और एक चीज और ये जो यमुना है, इस यमुना नदी को जो सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है वह आपको कौन सा जानते हैं, तो वो आपको दिल्ली। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है, ठीक है ना। देखिए प्रश्न अगला कह रहा है कि कबीर किसके शिष्य थे। तो देखिए तो कबीर जो शिष्य थे ना वो आपको रामानंद के थे। किनके थे, रामानंद के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको क्या जानते हैं कि आपको सही है। और रामानंद के अगर हम कुल शिष्यों की बात करेंगे, क्या करेंगे, कुल शिष्यों की बात करेंगे, तो रामानंद के कुल शिष्यों की जो संख्या थी वो आपको 12 थी। क्या थी, 12 थी। और इसी में से एक जो थे वो आपको कौन थे जानते हैं, कबीर। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कबीर के जाति से भी कि कबीर किस जाति से थे, ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो कबीर थे ना वो आपको जुलाहा थे। क्या थे, जुलाहा, ठीक है ना। कबीर जो थे किस जाति से थे, तो याद रखिएगा कबीर जो थे वो आपको जुलाहा जाति से संबंध रखते थे। और कबीर का जो जन्म हुआ था एक आपको विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा की भय से उनकी माँ ने उन्हें लहरतारा के पास एक तालाब के पास क्या कर दिए थे कि आपको छोड़ दिए थे। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कबीर का जो जन्म हुआ था, क्या हुआ था, जन्म हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो कहेंगे लहर तारा में। कहाँ हुआ था, लहर तारा में, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और लहर तारा जो है ये आपको वाराणसी के निकट है। कहाँ है, वाराणसी के निकट, ठीक है ना। और जाति पूछेंगे कबीर का, क्या कहेंगे, तो आपको जुलाहा, क्योंकि इन पालने पोसने वाले जो आपको माता पिता थे जिनका नाम था आपको नीरू और नीमा, वो जुलाहा जाति से ही संबंध रखते थे, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आती है कि कबीर का जो समाधि है वो आपको कहाँ है, तो याद रखेंगे कबीर का जो समाधि है ना साथियों वो आपको मगहर में है। कहाँ है, मगहर में। और ये जो मगहर है ना ये आपको वाराणसी के निकट है। कहाँ है, वाराणसी के निकट है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक चीज और आएंगे, क्या जानते हैं, कि जो कबीर है, ठीक है ना, इसके जो उपदेश है वो आपको किस में संग्रहित है। तो देखिए तो कबीर के जो उपदेश है ना, यानी कि कबीर जी ने जो अपना उपदेश दिया था वह उपदेश जो है बीजक नामक ग्रंथ में क्या है कि आपको संग्रहित है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि कबीर का उपदेश जो है किस में संग्रहित है, तो क्या कहिएगा, बीजक में। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा पेन के खेला को हम देख लेते हैं कि पेन कौन सा इस पे ज्यादा सूट करेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि कबीर किसके शिष्य थे, तो देखिए तो कबीर जो थे ना वह आपको रामानंद के क्या थे कि आपको शिष्य थे। और कबीर के रामानंद के शिष्यों की संख्या अगर पूछेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो आपको 12। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। कबीर किस जाति से संबंध रखते थे, जुलाहा। उसके बाद है कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो क्या कहिएगा, लहरतारा में। तो साथियों इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और कबीर की समाधि कहाँ है, तो वो आपको मगहर में। तो ये जो देख रहे हैं 43 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वो आपको कब हुई थी। यह प्रश्न आपसे जो है वो आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों भारत में जो रेलवे की शुरुआत होती है ना वो आपको 1853 में होती है। कब होती है, 1853 में। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि सर भारत में जब रेलवे की शुरुआत हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था ना उसका नाम था आपको लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। यानी कि आप सीधे समझिए कि भारत में रेल, डाक और तार का जो जनक कहा जाता है ना वो आपको लॉर्ड डलहौजी को, किसको कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। तो यहाँ से इस बात को भी याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है गवर्नर जनरल के रूप में वो क्या है, तो याद रखिएगा 1848 से 1856 जो है इसका कार्यकाल है गवर्नर जनरल के रूप में। और भारत में रेलवे की शुरुआत कब होती है, 1853 में। इसका मतलब ये हो गया कि भारत में जिस समय रेलवे की शुरुआत हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी को याद रखिएगा कि भारत में आपको रेल, इसके अलावा आपको डाक, क्या है, डाक और तार का जो होता है वो आपको जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि भारत में रेल, डाक और तार का जनक किसे कहा जाता है, तो क्या कहिएगा, लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है ना। फिर यहाँ से तो प्रश्न और आएंगे, क्या आएंगे, प्रश्न और आएंगे कि बताइए कि लॉर्ड डलहौजी के समय में जो आपको रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 को, उसका नाम क्या था। तो साथियों उसका नाम था आपको
ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। यानी कि भारत में चलने वाली जो पहली रेलगाड़ी थी, ठीक है ना, जो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। और यह गाड़ी जो है 34 किलोमीटर का जो आपको डिस्टेंस था वो आपको तय किया था। यानी कि पहली जो रेलगाड़ी है जो मुंबई से थाने के बीच चली थी, ठीक है ना, ब्लैक ब्यूटी, वह 34 किलोमीटर की दूरी लगभग क्या की थी कि आपको तय की थी। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वही प्रश्न करा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो क्या कहिएगा? 1853 में, ठीक है ना। और डेट पूछेंगे तो याद रखिएगा 16 अप्रैल। क्या है? 16 अप्रैल 1853। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आगे होंगे। तो ये जो 44 नंबर प्रश्न है साथियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो यह आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। और कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके बताओगे, ताकि आपकी समस्या का हम हर हाल में समाधान कर सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है वो आपको किस भाषा में है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो आपको किस भाषा में है, ठीक है ना। ऑप्शन ए दे रहा है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है गुजराती, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी जो है बांग्ला। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन सी गुजराती। यानी कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो आपको किस भाषा में लिखा गया है जानते हैं? तो वो आपको गुजराती भाषा में जो है लिखा गया है। तो यहाँ से बात आती है कि सर महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो देखिए, तो माई एक्स पेरी। क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ, क्या कहेंगे जानते हैं? ट्रूथ। क्या है? ट्रूथ। यह महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम है। इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में क्या? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग। क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो गांधी जी के द्वारा यह जो आपको अपनी आत्मकथा थी वो आपको 1921 ईस्वी में क्या था कि आपको लिखा गया था। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है किसकी आत्मकथा है, तो क्या कहिएगा? गांधी जी के द्वारा, मतलब सॉरी गांधी जी की। और ये जो आप देख रहे हैं गांधी जी के द्वारा ये जो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ है ये लिखा कब गया था? 1921 में। और किस भाषा में लिखा गया था? तो आपको गुजराती भाषा में। तो देखिए, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यहाँ से कि बताइए कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी, तो आप क्या कहिएगा? गुजराती भाषा में जो है वो आपको लिखी गई थी। तो वही 45 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में, तो आप क्या कहिएगा? गुजराती भाषा में। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो ये जो 45 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आप लोग इसे जल्दी से देख लीजिए, ठीक है ना। और जहां दिक्कत होगी आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। जब तक थोड़ा सा हम जल ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सभी लोग समझ गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। आप लोग इसे देखिए जब तक, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए ये हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है आपको किस वर्ष हुई थी, ठीक है ना। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है 1905, 1906, 1911, 1914, ठीक है ना। तो देखिए, तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी ना साथियों, वह आपको 1905 में। और याद रखिएगा बंगाल का विभाजन करने वाला जो आपको भारत का जो उस समय का वायसराय था उसका नाम था आपको लॉर्ड कर्जन। क्या था? लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा किया था कौन किया था? लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल का विभाजन हुआ कब था, तो कहेंगे 1905 में, ठीक है ना। फिर यहाँ से आया एक ऑप्शन 1906। तो देखिए 1906 में क्या हुआ था कि आपको मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो आपको 1906 में। देखिए ईयर सबको भी आपको याद रखना है। 1911 में क्या होता है कि आपको बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बंगाल विभाजन जो है वो आपको रद्द कब कर दिया जाता है, तो क्या कहेंगे? 1911 में। और 1914 में जो होता है वो आपको द्वितीय विश्व युद्ध, सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध जो होती है वो आपको शुरू होती है। तो इसे भी आपको याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। तो देखिए, तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी साथियों, वह आपको कब बताइए? तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत होती है वो आपको 1914 ईस्वी में होती है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए जिसके संदर्भ में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा होती है कब होती है? 1905 में। और उस समय जो भारत के वायसराय होते हैं वो कौन होते हैं? लॉर्ड कर्जन। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो लॉर्ड कर्जन है ना, ठीक है ना, इसने बंगाल का विभाजन किया। तो बंगाल विभाजन के
फलस्वरूप क्या होता है कि एक आपको आंदोलन शुरू किया जाता है जिसका नाम होता है आपको स्वदेशी आंदोलन। क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन। तो साथियों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो क्या कहेंगे? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है ना? 1906 में किसकी स्थापना होती है? तो आपको मुस्लिम लीग की। ठीक है ना? और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ होती है? तो कहेंगे ढाका में। कहाँ होती है? ढाका में। और इसके जो संस्थापक होते हैं आगा खां और आपको समीउल्लाह खां। और बंगाल विभाजन जो रद्द होता है 1911 में, और इस समय जो भारत के वायसराय होते हैं वो आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन होता है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो होता है इस समय भारत के क्या होते हैं कि आपको वायसराय होते हैं। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत होती है 1914 में, और यह विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चलती है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना? अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो वो आपको ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे कौन थे? देखिए ऑप्शन ए दे रहा है एओ ह्यूम, ऑप्शन बी जो कह रहा है वो आपको रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी जो है गांधी जी, ऑप्शन डी जो है वो आपको नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना साथियों, वो हो जाएगा आपको एओ ह्यूम। क्या हो जाएगा? एओ ह्यूम। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब होती है? तो साथियों इसकी स्थापना जो होती है 1885 में। कब होती है? 1885 में। ठीक है ना? और डेट पूछेंगे तो ये हो जाएगा आपको 28 दिसंबर। ठीक है ना? 1885 ऐसे भी इसे याद रखेंगे। और इसके संस्थापक कौन थे? तो वो आपको एओ ह्यूम, जो कि आपको ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा में क्या थे कि आपको एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे। ठीक है ना? और यह स्कॉटलैंड के थे। कहाँ कहते हैं? स्कॉटलैंड से, मतलब स्कॉटलैंड के, इसीलिए इनको कहते हैं स्कॉटिश। क्या कहते हैं? स्कॉटिश। ठीक है ना? ये जो आपको एओ ह्यूम है इनका पूरा नाम क्या है? तो देखिए इनका पूरा नाम है एलेन। क्या नाम है? एलेन। ठीक है ना? ऑक्ट्रोवियन। क्या है? ऑक्ट्रोवियन ह्यूम जो है इनका क्या जानते हैं पूरा नाम है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि बताइए कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो देखिए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो साथियों इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो क्या कहेंगे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है ना? ये कांग्रेस के प्रथम क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। और इसी में पूछ देंगे प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है ना? तो वो हो जाएंगे, कौन जानते हैं? एनी बेसेंट। कौन हो जाएंगे? एनी बेसेंट। तो देखिए तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर पूछेंगे कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो आप क्या कहोगे जानते हैं? तो कहेंगे एनी बेसेंट। क्या कहेंगे? एनी बेसेंट। तो उम्मीद है कि सारे साथियों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना? तो देखिए आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो वही 47 नंबर प्रश्न करा है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो क्या कहेगा? एओ ह्यूम। और एओ ह्यूम ऑप्शन में नहीं रहेगा, एलेन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। और यह आपको ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा के एक क्या थे? सेवानिवृत्त अधिकारी थे, जो कि आपको स्कॉटलैंड देश से संबंध रखते थे। ठीक है ना? तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? ठीक है ना? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 1947, 1950, 1952, 1957। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या जानते हैं? 1950। तो 1950 में क्या हुआ था कि 26 जनवरी के दिन जो होता है हमारा संविधान जो होता है आपको लागू होता है। तो याद रखिएगा कि 26 जनवरी, ठीक है ना, 1950 को हमारा संविधान जो होता है वो आपको पूर्णतः जो होती है आपको लागू होती है। इसीलिए क्या होता है कि हमारे देश में 26 जनवरी को जो होता है वो आपको गणतंत्र दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि गणतंत्र दिवस जो है भारत में कब मनाया जाता है, तो क्या कहिएगा? तो वो आपको 26 जनवरी को। इस दिन क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? तो कहेंगे इसी दिन हमारा जो संविधान होता है वो आपको लागू होता है, और भारत इसी दिन जो होता है वो आपको दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश जो होता है साथियों वो आपको बनता है। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। और इसमें और भी कई सारे ईयर दिए हैं, तो इस सभी ईयर का कुछ ना कुछ महत्व है। जैसे देखिए 1947। तो देखिए तो 1947 में क्या हुआ था, तो आपको भारत को स्वतंत्रता मिली थी। क्या हुई थी? कि भारत को स्वतंत्रता मिली थी। यानी कि भारत जो है वो आपको स्वतंत्र जो हुआ था वो कब हुआ था बताइए? तो आपको 1947 में। 1952 में हमारे देश में जो होता है वो आपको प्रथम आम चुनाव होता है। क्या होता है? प्रथम आम चुनाव। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि प्रथम आम चुनाव जो हुआ था कब हुआ था, तो क्या कहेंगे? 1952 में। ठीक है ना? दूसरी बात कि आपको राष्ट्रपति का जो विधिवत चुनाव होता है, ठीक है ना, ये भी आपको कब होता है जानते हैं?
1952 में। राष्ट्रपति का क्या कहेंगे जानते हैं? विधिवत, क्या कहेंगे? विधिवत चुनाव, जो कि कब होता है? तो क्या कहेंगे? 1900 आपको 52 में। 1957 में जो होता है वो आपको द्वितीय आम चुनाव हमारे यहाँ होता है। क्या होता है? द्वितीय आम चुनाव, ठीक है ना। और इसी साल क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी को जो होता है सत्ता में आने का अवसर मिलता है केरल राज्य में, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो वहीं आपका 48 नंबर प्रश्न करा है कि भारत जो है, ठीक है ना, वो आपको किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो क्या कहिएगा जानते हैं? तो वो आपको 1950 में। और 26 जनवरी के दिन जो होता है साथियों, हमारा जो संविधान होता है वो आपको क्या होता है कि आपको लागू होता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो 48 नंबर प्रश्न है वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका सही आंसर पहले जान लीजिए, वो आपको बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य या हड्डियां पर ना देखे, कभी कभी अस्थि पंजर भी दे देगा। क्या दे देगा? अस्थि पंजर, ठीक है ना। यह कहाँ से मिला है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए हड्डी दे तब या अस्थि पंजर दे तब, बात एक ही है। तो देखिए, तो घोड़े की हड्डियों के जो साक्ष्य है ना साथियों, वह जो मिला है हमें कहाँ से जानते हैं? तो वो आपको सुरकोतरा से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको क्या है? सही है। क्या है? सही है। फिर यहाँ से एक बात आती है, ये जो सुरकोतरा है यह आपको सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है। और यह कहाँ से मिला है? तो गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। जबकि कालीबंगा जो है ये आपको राजस्थान से। क्या है? राजस्थान से। और याद रखिएगा कि कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो आपको काले रंग की क्या होती है कि आपको चुड़िया होती है। लोथल जो है यह भी आपको कहाँ से मिला है? तो गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वो कौन था? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वो आपको लोथल था। और ये जो आप देख रहे हैं सुरकोतरा, यह भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था जानते हैं? तो आपको बंदरगाह नगर था। क्या था? बंदरगाह नगर था। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना था। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि सुरकोतरा और लोथल क्या था, तो कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से ये जो कालीबंगा है, यहाँ से क्या मिला है? तो देखिए, तो कालीबंगा से जो है ना वो आपको अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। किसका प्रमाण मिला है? अग्नि कुंड का प्रमाण मिला। इसके अलावा आपको भूकंप का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो भी आपको कालीबंगा से मिला। और कालीबंगा का मतलब क्या होगा? तो काले रंग की पुलिया होगा। तो वहीं आपको 49 नंबर प्रश्न करा है कि घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य जो है वो आपको कहाँ से मिले हैं? तो साथियों घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य जो है ना वो आपको सुरकोतरा से मिला। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है। पूछेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर, तो आप कहिएगा इसमें कौन जानते हैं? लोथल, ठीक है ना। इसके बाद आपको सुरकोतरा। उसके बाद पूछेंगे कि बताइए भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो आपको कहाँ से मिला है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? भूकंप का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो आपको कालीबंगा से मिला। तो उम्मीद है कि सारे चीज आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए साथियों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? ऑप्शन ए देखिए कह रहा है नारद स्मृति। ऑप्शन बी कह रहा है को याज्ञ वल्क्य स्मृति। ऑप्शन सी कह रहा है मनु स्मृति। ऑप्शन डी आपको कह रहा है गौतम स्मृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मनु स्मृति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपको सही है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि मनु स्मृति के जो रचयिता थे वो कौन थे? तो देखिए, तो मनु स्मृति के जो रचयिता थे ना साथियों वो आपको मनु थे। कौन थे? मनु थे, ठीक है ना। यानी कि मनु स्मृति के क्या कहेंगे? तो आपको रचयिता। अरे हो जाओ सही भाई। मनुस्मृति के क्या कहेंगे कि आपको रचयिता। क्या है? रचयिता कौन थे? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो वो आपको मनु थे। कौन थे? मनु थे। और ये जो देख रहे हैं मनुस्मृति साथियों, यह हिंदू विधि पर आधारित पहला धर्म ग्रंथ था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि हिंदू क्या है? हिंदू विधि पर क्या है? विधि पर क्या कहेंगे? हिंदू विधि पर आधारित क्या कहेंगे? हिंदू विधि पर आधारित, ठीक है ना। पहला ग्रंथ क्या कहेंगे? पहला ग्रंथ कौन था? तो क्या कहेंगे? मनु स्मृति, ठीक है ना। तो देखिए, तो इन सभी चीजों का साथियों आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि मनु स्मृति के रचयिता कौन है, तो क्या कहिएगा? मनु, ठीक है ना। और यह सबसे प्राचीन स्मृति है। क्या है? सबसे प्राचीन स्मृति है। जैसा कि आपके ये जो प्रश्न है उसी में आपको दे दिया गया है, ठीक है ना। और यह है क्या? तो कहेंगे हिंदू कानून पर आधारित यह क्या है कि आपको पहला ग्रंथ है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको
सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समझिएगा। देखिए कह रहा है कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। तो देखिए भारत का जो प्रथम मुगल सम्राट था ना साथियों, वो आपको बाबर था। कौन था? बाबर था। इसका मतलब ये हो गया कि भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। तो याद रखिएगा। तो देखिए तो मुगल साम्राज्य क्या है, मुगल साम्राज्य का क्या कहेंगे जानते हैं, संस्थापक भारत में कौन था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो वह आपको बाबर था। फिर यहाँ से एक बात आती है औरंगजेब। तो देखिए औरंगजेब को हम लोग आलमगीर क्या है, आलमगीर के नाम से जानते हैं, या इसके अलावा इसे हम लोग जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं औरंगजेब, ठीक है ना, इस औरंगजेब को हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, कि आपको आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। फिर है आपको मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह को हम लोग रंगीला बादशाह क्या है, रंगीला बादशाह के नाम से क्या करते हैं, कि आपको जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको सुंदर युवतियों के प्रति ज्यादा रुझान होता था। और डी नंबर ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिखता होगा, काफी टाइपिंग की वजह से जो है आपको नीचे डाल दिया गया है। तो देखिए कह रहा है क्या, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। डी नंबर ऑप्शन बहादुर शाह जफर। तो देखिए तो बहादुर शाह जफर जो थे ना, वो आपको अंतिम मुगल बादशाह थे। क्या थे? अंतिम मुगल बादशाह। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि अंतिम मुगल बादशाह जो थे वो आपको कौन थे, तो अंतिम मुगल बादशाह जो थे ना साथियों, वो आपको बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे कि बताइए कि अंतिम मुगल बादशाह जो थे कौन थे, तो आप क्या कहिएगा जानते हैं, तो बहादुर शाह जफर। और जबकि मुगल वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे, तो देखिए तो मुगल वंश के संस्थापक की बात आएगी तो आपको बाबर, और अंतिम कहेंगे तो कौन हो जाएंगे जानते हैं, बहादुर शाह जफर। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था, तो कहेंगे रंगीला बादशाह, ठीक है ना। और आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता था, औरंगजेब को। और औरंगजेब की नैतिकता जो थी काफी ऊंची थी, इसीलिए इसको कहा जाता था जिंदा पीर। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और भारत में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है वो आपको पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद होती है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा आप लोग इसे समझिएगा। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर क्या जानते हैं अधिकार जो है वो आपको नहीं कर सका। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है मारवाड़, मेवाड़, ठीक है ना, जोधपुर, चित्तौड़, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो आपको हो जाएगा मेवाड़। क्या हो जाएगा? मेवाड़, ठीक है ना। क्योंकि मेवाड़ की जो आपको राजधानी थी वो आपको कहाँ थी, सॉरी, कि चित्तौड़ की जो राजधानी थी मेवाड़, इसी पर क्या था कि आपको अकबर जो था वो आपको अधिकार नहीं कर सका। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे महाराणा प्रताप से इसे बहुत ज्यादा क्या था, तो आपको कड़ा संघर्ष जो था वो आपको करना पड़ा था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 52 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अकबर जो है वो आपको मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से एक बात आती है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में आपको एक युद्ध हुआ था, उसका नाम है आपको हल्दी घाटी का युद्ध। क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध। तो साथियों प्रश्न पूछा जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था। तो देखिए 18 जून 1576 को जो है हल्दी घाटी का क्या होता है, कि आपको युद्ध होता है। याद रखिएगा कि हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है कब होता है, कहेंगे आपको 18 जून 1576 ईस्वी को। और हल्दी घाटी का युद्ध होता है किसके बीच, तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है अकबर, क्या है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। किसके बीच? महाराणा प्रताप के क्या कहेंगे जानते हैं, बीच जो होता है वो आपको हल्दी घाटी का क्या होता है, कि आपको युद्ध होता है। और हल्दी घाटी के युद्ध में आपको जो मुगल सेना का नेतृत्व करता है वो आपको कौन जानते हैं, तो आपको अशरफ खां। कौन करता है? अशरफ खां, ठीक है ना। और एक जो होते हैं आपको मानसी। कौन होते हैं? मानसी। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व किया था वो कौन किया था, तो क्या कहिएगा, तो आपको आसफ खां और मानसी। और यहाँ से प्रश्न आएगा कि अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था, तो क्या कहेंगे, आपको मेवाड़ पर। और अकबर को मुगल वंश का क्या कहा जाता है जानते हैं, तो आपको वास्तविक संस्थापक क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। तो साथियों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो वो आपको अकबर को कहा जाता है। और अकबर का शासनकाल क्या है, तो देखिए अकबर का शासनकाल 1556 से कितना है जानते हैं, तो आपको
5 है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीजें होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कर रहा है कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है। तो देखिए, तो दीन ए इलाही जो है ना वो आपको अकबर से संबंधित है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर दीन ए इलाही धर्म जो था अकबर के द्वारा कब शुरू किया गया था। तो देखिए यह 1581-82 ईस्वी में जो है दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने क्या किया था कि आपको शुरू किया था। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि सर दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला जो पहला हिंदू शासक था वो आपको कौन था। तो देखिए, तो वो आपको बीरबल था। क्या था? बीरबल। याद रखिएगा कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला जो पहला हिंदू था वो कौन था, बताइए। तो बीरबल था। और बीरबल की जो मृत्यु होती है कब जानते हैं? 1400 कह रहे हैं, सॉरी 1586 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1586 ईस्वी में क्या होता है कि आपको ये जो महेश दास होते हैं यानी कि बीरबल, इसकी क्या कर दी जाती है, आपको हत्या कर दी जाती है अफगानों के द्वारा। तो इसे आप याद रखेंगे। और ये जो बीरबल है, इस बीरबल का जो मूल नाम होता है क्या होता है? मूल नाम वो क्या होता है जानते हैं? तो आपको महेश दास। क्या होता है? महेश दास, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि दीन इलाही धर्म को कौन शुरू किया था। तो क्या कहिएगा? अकबर। कब शुरू किया था? 1581-82 ईस्वी में। और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू जो था कौन था? तो वो आपको बीरबल था। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो होते हैं अक्सर आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ चीजों को और भी जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। ये जो 53 नंबर है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 53 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है, 54 नंबर, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा डिस्प्ले को बदल के हम इस तरफ ले आए हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि तुजु के बाबरी के लेखक जो है कौन है। ऑप्शन ए दे रहा है आपको बाबर, अकबर, हुमायूं, खिलजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बाबर। और ये जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो आपको 54 का क्या है कि आपको सही आंसर है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, तुजु के बाबरी जो है वो आपको क्या है। तो देखिए तुजु के बाबरी जो है ना साथियों, वो आपको एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। और यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है जानते हैं? बाबर के द्वारा, ठीक है ना। और इसकी भाषा पूछेंगे तो यह जो है आपको तुर्की भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? तुर्की भाषा में। कहीं कहीं अगर तुर्की भाषा नहीं दिया रहेगा तो उसी को चगतई भाषा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चगतई भाषा, ठीक है ना। तो इसी में क्या है जानते हैं कि आपको बाबर ने क्या किया था कि आपको अपनी आत्मकथा को लिखा था। तो वही कह रहा है कि तुजु के बाबरी के लेखक कौन है। तो आप क्या कहिएगा जानते हैं? तो वो आपको बाबर है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो ये जो 54 नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वह आपको यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है ना। और अकबर के काल से संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ है उसे भी आप याद रखिएगा। तो इसमें आपको एक लिखा गया था अकबरनामा। क्या है? अकबरनामा। हालांकि यह इतिवृत्ति था, अबुल फजल लिखा था, ठीक है ना। इसके अलावा आपको आइन ए अकबरी। क्या है? आइन ए अकबरी। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ये जो देख रहे हैं अकबरनामा और आइन ए अकबरी, ये कौन लिखा था। तो कहेंगे अबुल फजल। कौन लिखा था? अबुल फजल, ठीक है ना। तो साथियों इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीज समझ में आ गए होंगे। हुमायूं के काल से संबंधित एक ग्रंथ जो लिखा गया था वो था आपको हुमायूं नामा। क्या था? हुमायूं नामा। तो यहाँ से एक बात आती है कि हुमायूं नामा के जो लेखिका है वो आपको कौन है। तो साथियों याद रखिएगा, हुमायूं नामा की जो लेखिका है वो आपको गुल बदन बेगम। क्या कहेंगे? गुल बदन बेगम। तो ऐसे चीज भी आपके एग्जाम में जो होंगे वो आपको पूछे जाएंगे। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि हुमायूं नामा के लेखिका जो है कौन है, तो क्या कहिएगा? गुल बदन बेगम, जो हुमायूं के काल के क्या करती है कि आपको जानकारी देती है, ठीक है ना। उसके बाद जो है हुमायूं नामा किसके आग्रह पर लिखा गया था? तो अकबर के आग्रह पर। और फैजी जो था वो आपको अकबर के दरबार का क्या था जानते हैं? कि आपको मतलब 9 नवरत्नों में से एक था। और इसने क्या किया था जानते हैं? लीलावती ग्रंथ का। किस ग्रंथ का? लीलावती ग्रंथ का क्या किया था जानते हैं? कि आपको फारसी में अनुवाद किया था। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि लीलावती ग्रंथ का फारसी में जो अनुवाद किया था वो कौन किया था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? वो आपको फैजी ने किया था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 54 नंबर प्रश्न है ना, इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो आपको ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए
कह रहा है कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको औरंगजेब, यानी कि आलमगीर कहिए तब, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जिंदा पीर कहिए तब, ठीक है ना। ये दोनों नाम से जो है वो आपको किसको जाना जाता है जानते हैं? तो आपको औरंगजेब को, किसको? औरंगजेब को। तो इन चीजों को याद रखना है। तो अगर प्रश्न पूछे जिंदा पीर, ठीक है ना, और आपको आलमगीर के नाम से किसको जानते हैं? औरंगजेब को। उसके बाद है शाहजहां। तो देखिए, तो शाहजहां के बचपन का जो नाम था वो आपको खुर्रम था। क्या था? खुर्रम था। और इधर जहांगीर के बचपन का नाम पूछेंगे तो वो आपको सलीम हो जाएगा। तो देखिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और अंत में एक ऑप्शन दिया हुआ है बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर जो थे स्वयं एक क्या थे जानते हैं? कि आपको एक कवि भी थे। क्या थे? कवि भी थे, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वही कह रहा है कि आलमगीर के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको क्या जानते हैं? आपको औरंगजेब। क्या है? औरंगजेब। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है मुगल प्रशासन में, ठीक है ना, जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहर, सूबा, सरकार। तो जिला को ना सरकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरकार। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपको सही हो जाएगा। सूबा जो था वो आपको प्रांत को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? प्रांत को, ठीक है ना। तो यहाँ से दो प्रश्न आएंगे कि मुगल काल में जिला को क्या कहा जाता था मुगल प्रशासन में? तो कहेंगे सरकार। और मुगल प्रशासन में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो कहेंगे सूबा। तो ये जो 56 नंबर प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि सभी लोगों को ये प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो कह रहा है, क्या कह रहा है जरा सा समझिए इसे। कह रहा है कि हम्पी को यूनेस्को के पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986। यानी कि हम्पी के अवशेष को यूनेस्को की विरासत सूची में जो शामिल किया गया था, कब किया गया था जानते हैं? 1986 में। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर ये जो हम्पी का अवशेष है इसे किया गया था शामिल 1986 में, तो यह यूनेस्को आखिरकार है क्या? तो देखिए यूनेस्को का सबसे पहले आप पूर्ण रूप जो है याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे देखो ये हो गया यूनेस्को। क्या हो गया? यूनेस्को। देखिए इसका गठन जो होता है 1946 में होता है, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको 1945 में मिलेंगे, ठीक है ना। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है जानते हैं? तो आपको पेरिस में। तो दुनिया में जो भी धरोहर स्थल है उसको यह संरक्षित रखने का क्या करता है कि आपको कार्य करता है, जिसका पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। इसका गठन कब होता है? 1946 में। और इसका मुख्यालय क्या है? तो आपको पेरिस में। तो ये जो हम्पी देख रहे हैं ना, यह आपको विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इस हम्पी के अवशेष को वर्ष 1986 में इसने अपने क्या किया था जानते हैं? कि विरासत सूची में जो था वो आपको शामिल किया था। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि तेनालीराम का संबंध जो है किस साम्राज्य से है, ठीक है ना। जैसे आप जानते होइएगा कि अकबर बीरबल, तो नहीं पूछा जाता कि बीरबल का संबंध जो है वो आपको किससे था? तो आपको अकबर के दरबार से था, यानी कि मुगल वंश से था, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से दक्षिण भारत में तेनालीराम हुआ करते थे जिनका संबंध जो था वो आपको विजयनगर साम्राज्य से था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बात आती है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, इसे भी याद रखिएगा। तो साथियों विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना होती है 1336 ईस्वी में, ठीक है ना। और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन होते हैं? तो क्या कहेंगे जानते हैं? हरियर और आपको बुक्का। क्या है? बुक्का। इसे भी आपको याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो क्या कहेंगे जानते हैं? हरियर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1336 ईस्वी में। फिर यहाँ से बात आएगी कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो वो आपको हम्पी थी। तो देखिए तो ऐसे चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो विजयनगर के एक महान शासक हुआ करते थे जिनका नाम था आपको कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय। इन्हीं के दरबार के जो दरबारी थे ना वो आपको कौन थे जानते हैं? तेनालीराम। कौन थे? तेनालीराम। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तेनालीराम किसके दरबार में रहा करते थे? तो कृष्णदेव राय, ठीक है ना। तो तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य से। तो ये जो देख रहे हैं 58 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो होगा वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो देख रहे हैं विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना जो होती है साथियों वो आपको रायचूर द्वीप के दक्षिणी भाग में होता। कहाँ होता है? रायचूर द्वीप के दक्षिणी भाग में। और रायचूर द्वीप जो था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का क्या था? कि आपको क्षेत्र था। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो ये उम्मीद है 58 नंबर प्रश्न जो होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है
कि हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था? जस्ट अभी बताएं। ये देखिए, तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य को जो स्थापित किया था ना, वो आपको 1336 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। और इसने अपने पिता संगम के नाम पर क्या किया था कि आपको संगम वंश की स्थापना जो था सबसे पहले किया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाला जो पहला वंश था कौन था? संगम। और इसके फाउंडर जो थे कौन थे? हरिहर और बुक्का। और इस हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर क्या किया था कि आपको विजयनगर साम्राज्य की क्या किया था कि आपको स्थापना किया था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान है वो आपको कहाँ है? काशी, अमृतसर, पटना, तलवंडी। तो देखिए, गुरु नानक का जो जन्म हुआ था ना वो आपको तलवंडी में कब होता है? तो आपको 1469 ईस्वी में। फिर यहाँ से बात आती है कि गुरु नानक जी की जो मृत्यु हुई थी वो आपको कब हुई थी? 1538 ईस्वी में। और यह मृत्यु कहाँ हुई थी जानते हैं? तो आपको करतारपुर में। क्या है? करतारपुर में, ठीक है ना। और मेरे बड़े हम बहुत भाई होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हम कहीं कहीं तो 1539 में पढ़े हुए हैं। तो देखिए, तो जहाँ पे जैसा ऑप्शन रहेगा आप देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं पर 1538 भी देता है, 1539 भी देता है। तो ये जो गुरु नानक जी है इनकी मृत्यु कब होती है? 1538 ईस्वी में, करतारपुर में। करतारपुर कहाँ? तो आपको पाकिस्तान में। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा, ये जानते हैं कि गुरु नानक जो थे वो थे कौन? तो देखिए, तो ये आपको सिख धर्म के संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे। तो याद रखिएगा, सिख धर्म के कहेंगे जानते हैं संस्थापक। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे जानते हैं? तो वो आपको गुरु नानक थे। और इन्होंने संगत और पंगत को क्या कहते हैं कि आपको शुरू किए थे। तो इसे भी आपको याद रखना है कि संगत और पंगत को शुरू करने वाले जो सिख गुरु थे कौन थे? तो वो आपको गुरु नानक थे। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ होता है? तलवंडी में। और इसी तलवंडी को अभी हम लोग ननकाना साहिब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ननकाना साहिब भी कहते हैं। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको डी हो जाएगा। हम यहाँ बी लिख दिए हैं, ठीक है ना। आप इसे देख लीजिएगा कि ये जो 60 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को आज का ये सेशन जो होगा समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।